आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान में केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को शक्ति बांटी गई है, यानी सबका क्षेत्र निश्चित कर दिया गया है और उसी क्षेत्र के हिसाब से शासन व्यवस्था भारत में चल रही है। और न्यायपालिका को शक्ति दी गई है कि संविधान की रक्षा भी न्यायपालिका करे और भारत की जो जनता है उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम भी क्या है, वो मानी बात है कि न्यायपालिका के पास ही है। इसीलिए आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन को लेकर के लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हालांकि ऐसे किसी और मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाना संभव नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों की जब बात आती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि भारत में जो इतना विशाल संविधान बनाया गया उसके पीछे यही कारण था, क्योंकि भारत का इतिहास बड़ा पेचीदा रहा है। यहाँ पर समय समय पर आक्रमण होते रहे, बाहर से लोग आते रहे, बसते गए, तो विभिन्न धर्मों की स्थिति भारत में दिखाई पड़ती है। यहाँ पर विभिन्न सांप्रदायिक समूह जो है रहते हैं, अपने अपने संप्रदाय हैं, धर्म हैं, लोग उसका पालन करते हैं, तो भारत के अंदर विविधता दिखाई पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक भारतीयता का पहलू भी है यहाँ पर। अभी भी देखेंगे देश में अभी हाल के कुछ सालों में ये सांप्रदायिक राजनीति चली है जो पहले नहीं थी। अब क्योंकि मोबाइल का भी बहुत तेज़ी के साथ प्रसार हुआ है और ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल है, तो पार्टियां क्या करती हैं कि वो अगर वर्ग विशेष के आधार पर राजनीति कर रही हैं तो फिर वो अपने वर्ग को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करती हैं कि आसानी के साथ उन तक सूचना पहुंच जाए, एक प्रचार भी हो। तो आप देखेंगे बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो जोर इसलिए पकड़ी है कि कारण यही है कि मोबाइल क्योंकि उपलब्धता है ना, लोगों को बहुत तस्वीर चली जाती है। तो अगर हम पिक्चर के साथ किसी का मकान गिरते हुए देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, तो जो खेमों में हमारे लोग बट गए हैं तो उसमें किसी को खुशी मिलेगी, किसी को कम मिलेगा। तो इस आधार पर सत्ता जो है वो चलाई जा रही राज्यों में। लेकिन हमें जो है वो इस तरह से काम नहीं करना है, क्योंकि अगर हम समाज में इस तरह से बढ़ जाएंगे, राज्य सरकारों को कंट्रोल नहीं करेंगे, राजनेताओं पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे, क्योंकि जनता जो है वो जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक जो है वो देश की व्यवस्था चल नहीं पाती है। जनता को कठोर होना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में लोकतंत्र लागू है तो बड़ा सख्ती से वहाँ लागू है, लोगों के बड़े अधिकार हैं, पुलिस ऐसे किसी घर में जा नहीं सकती। तो वहाँ पर जो डेमोक्रेसी का रूप है वो वास्तविक रूप में देखने को मिलता है, जबकि भारत में स्थिति ऐसी नहीं है। यहाँ तो ये है कि पुलिस किसी के हाथ में भी दिखा सकती है कि हमने इतने हथियारों के साथ इनको जो है वो पकड़ा है, तो कोई क्या कर लेगा। फिर न्यायपालिका की स्थिति ऐसी है कि लंबे समय तक मुकदमा चलता रहता है, लोग कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं और देख ही रहेंगे कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमको चीन से संघर्ष आगे करना है, चीन की जो चुनौती है उसका मुकाबला करना है, तो भारत के अंदर बहुत बड़ी क्रांति यानी राज्य व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र सरकार को खुद ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो क्रांतिकारी हों, क्योंकि केंद्र को जिम्मेदारी दी गई राज्यों की रक्षा करने की भी। तो राज्य जो हैं वो अपनी राजनीति कैसे कर पा रहे हैं, सुरक्षित रूप में क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार उनको सुरक्षा प्रदान कर रही। भारत की रक्षा करने का दायित्व तो केंद्र सरकार का है और क्या कहते हैं, संविधान ने केंद्र को ही जिम्मेदारी दी भी हुई है। तो ऐसे में अगर राज्य सरकारें ये छोटे छोटे मामलों में अपना ध्यान जो है लगाएंगी और लोगों को कंट्रोल करके शांति स्थापित नहीं करेंगी और दंगे होते रहेंगे भारत के अंदर और ये बुलडोज़र की कार्रवाई चलती रहेगी, तो इससे क्या होगा कि हम अपने समाज को तोड़ने का काम भी करेंगे। विदेशों में भी आजकल क्या है कि हमारे तो अपने स्वार्थ सिद्ध हो जा रहे हैं, लोग वीडियो देख करके खुश हो लेते हैं, लेकिन बाहर भी तो वीडियो जा रहा है, दूसरे देशों में भी जा रहा है, वहाँ भी व्यापारी बैठे हुए हैं, तो फिर वो पूंजी निवेश क्यों करेंगे देश में? तो भारत को तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि कोई भी पैसे वाला इंसान जो पूंजीपति है वो भारत में क्यों आकर के पूंजी लगाएगा जब वो देख रहा है यहाँ पे हिंसा हो रही है, ये देश जो है स्टेबल नहीं, इसका ये राज्य जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर डर जाते हैं। तो जो राज्य प्रगति भी कर रहे हैं वहाँ भी निवेश नहीं होता है, क्योंकि डर रहता है ना कि कट्टरता हमेशा आग की तरह आगे बढ़ जाती है। जंगल में अगर आग लगी है तो आग सिर्फ जंगल के उसी कोने में नहीं रहती है, वो फैल जाती है। तो भारत को जो है भारत का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो दायित्व संविधान ने दिया तो उसको समझना पड़ेगा। अगर नागरिकों ने ऐसी गलती किया तो मुगल काल के अंदर देखें दरबारी राजनीति कैसे चलती थी, तो उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ा? अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया या जो भी आक्रमण बाहर से हुए तो जनता के ऊपर ही तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा ना। जो कष्ट होता है, जो पीड़ा उठानी पड़ती है तो जनता को ही पड़ती है और राज्य सरकारें अपने दायित्व से बच जाती हैं, चाहे आज की कोई सरकार हो, चाहे प्राचीन काल में चले जाएं, चाहे मध्यकाल में चले जाएं। तो इसलिए जनता को जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जनता के हाथ में ही लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है उसमें शक्ति होती है। तो अगर हम बढ़ जाएंगे, हमको बांट दिया जाएगा। अब मीडिया का जैसा दुरुपयोग इससे चल रहा है और गोदी मीडिया की जो अवधारणा आई है वो देश के भविष्य के लिए सही नहीं है।
क्योंकि भारत तभी प्रगति कर पाएगा जब अर्थव्यवस्था जो है भारत की मजबूत होगी। अभी क्या है कि आर्थिक प्रगति में देश जो है पीछे चल रहा है और लोगों को सपना दिखाया जा रहा है कि हम इस सन के अंदर जो है वो भारत को विकसित बना देंगे। अरे कहने से क्या होता है, अगर हम किसी को कहें कि आपको जो परसों मैं रसगुल्ला ला के दे दूंगा और यही कहते रहें दे देंगे आपको रसगुल्ला, तो फिर तो ऐसे तो काम चल पड़ा, हमें करके दिखाना पड़ेगा ना। जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो बहुत ही ग्रिम हो चुकी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ये कि राज्य सरकारों को ये चेतावनी जारी करे कि किसी भी कीमत में बुलडोजर नहीं चलेगा या कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी, आप पीस एस्टेब्लिश करिए। जबकि केंद्र सरकार को ये पता है कि चीन बाउंड्री पर बैठा हुआ है, सीमा रेखा पर है, उसने कुछ क्षेत्रों को नियंत्रण में ले रखा है जहाँ पहले भारत की सेना पेट्रोलिंग करती थी। बातचीत क्यों कर रही है भारत सरकार चीन से? इसीलिए तो बातचीत कर रही है ना कि पीछे जाए चीन की सेना, लेकिन चीन अपनी सेना को पीछे नहीं ले जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो गया? आखिर चीन ने ऐसी हिम्मत क्यों किया? क्योंकि चीन हमारी हर गतिविधि में नज़र रखे हुए है ना। वो सीधी सी बात है कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो राजनीति करने का उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो भारत के जिन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने की उसकी नीति है, जैसा अरुणाचल प्रदेश को लेकर के उसकी नीयत हमेशा से ख़राब रही है, तो वो अपने एक उद्देश्यों को लेकर चल रहा है। उसकी आर्थिक प्रगति भी हो रही है, वैज्ञानिक प्रगति भी अपना कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। और उस मामले में हम देखें तो हमारा समाज तो पूरी तरीके से अब देखा जाए अगर यहाँ पर भारत के अंदर, तो भारत में व्यापार करना भी आसान नहीं है। अगर आप देखेंगे तो भारत में व्यापार करना आसान है। यहाँ जहाँ भी आपके पास थोड़ा सा पैसा आया, आप पार्टियों को चंदा देने लगिए, पार्टी के नेता आप आने लगे, भाई हमको पैसा दिए, तरह तरह के रोड़े डाले जाएंगे। यहाँ कितने व्यापारी आत्महत्या कर चुके हैं। तो जिस प्रकार से शोषण चल रहा है भारत में, जो एक व्यवस्था सही नहीं है, उससे देश को आगे जाके नुकसान होगा। तो इसीलिए कि नागरिकों को बहुत दूरदर्शी होना चाहिए। अगर वो दूरदर्शी नहीं होंगे तो जो संविधान ने दायित्व रखा है भारत के नागरिकों पर भी रखा हुआ है कि वो जागरूक रहें, देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत के नागरिकों की भी है, सरकार की तो है ही है। सरकार को तो पूरी पावर दिया भाई, केंद्र सरकार को तो पूरी शक्ति दिया है भारत के संविधान ने, राज्य सरकारों को भी दिया हुआ है। लेकिन राज्य सरकारें अगर इसी तरीके से बुलडोजर से हम लोगों का मकान गिराने लगेंगी और उनको पूरी जिम्मेदारी कि भाई जुलूस कहीं जा रहा है, चाहे वो मुसलमानों का जाए, किसी भी संप्रदाय का जुलूस जाए, तो एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ना कि किसी भी हालत में दंगा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और जो नॉर्म्स होने चाहिए, किस तरह से लाउड स्पीकर बजेगा, कैसे क्या होगा, पूरी व्यवस्था। भाई जब पूरे सुरक्षा का सारा सब कुछ आपको संविधान ने दिया हुआ, पूरी शक्ति आपको दी हुई है, तो आप अपनी प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों किसी क्षेत्र में दंगा हो रहा है? भारत में तो कहीं दंगा नहीं होना चाहिए ना। क्या राज्य सरकारें नहीं जानती हैं कि उनकी सुरक्षा का दायित्व तो केंद्र सरकार के पास है? अगर उनके राज्य के अंदर शांति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी, तो उसका असर केंद्र पर नहीं आएगा। अगर हमारे शरीर के अंदर पेट हमारा ख़राब हो जाए तो क्या हम भोजन कर पाएंगे? हमको तब तक अपने पेट का इलाज करना पड़ेगा। तो हमारा अंदरूनी जो समाज है वो जब कमज़ोर हो जाएगा तो फिर पूंजी निवेश भी तो नहीं होगा भारत में। कहाँ से पूंजी निवेश हो जाएगा? अभी मिसाल के तौर पर हम खुद अपने बारे में सोचें ना कि हम सूडान में जाकर क्या पैसा लगा सकते हैं। सूडान में अगर संघर्ष चल रहा हो तो क्या हम ये हिम्मत करेंगे, साहस करेंगे जाकर सूडान में पूंजी निवेश करें? वहाँ किसी भी राज्य में वहाँ पर नहीं करेंगे। अगर हमको ये लगा कि वहाँ पे इस प्रांत में लड़ाई चल रही है या वहाँ पर सोशल वहाँ पर टेंशन चल रहा है या सांप्रदायिक स्थिति वहाँ की सही नहीं है, तो कोई भी इंसान जाके पूंजी नहीं लगाएगा। भाई पूंजी लोग बड़ी मेहनत से अर्जित करते हैं, पैसा जाके ऐसे लगा देंगे क्या? तो भारत का पूंजी निवेश कम हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे हम दुर्बलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और केंद्र सरकार, क्योंकि वो राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि पार्टियाँ जो है वो जनता के सामने सच्चाई को रखने की कोशिश नहीं करती, वो तो पूरा छुपाती है ना। और यही आप मुगल काल में भी देखेंगे, मुगलों की दरबारी राजनीति इतनी बुरी हो गई थी जिसके वजह से तो उनका पतन हो गया और धीरे धीरे पतन हो जाता है इसी तरीके से। इसलिए भारत का तो चरित्र ही आप देखिए प्राचीन काल से, केंद्र की सरकार लंबे समय तक सफल नहीं रह पाई है। चाहे मौर्य शासन को देख लें, चाहे मुगलिया साम्राज्य को देखें आप गुप्त काल में तो खैर सामंती व्यवस्था थी। तो केंद्र का जो इतिहास है, जो हमको इतिहास के अध्ययन से तो यही पता लगता है ना कि भारत में कोई भी एक केंद्र की सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाती है। तो कारण क्या है? उस कारण को हमें ठीक करना पड़ेगा। अभी राज्य सरकारों को सख्त निर्देश जारी करना चाहिए केंद्र सरकार को। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी को आप देखेंगे तो वो अपनी उनकी जो आइडियोलॉजी रही हो, लेकिन राजधर्म का पालन तो वो बहुत सख्ती से करते थे। एक होता है कि हमारी अपनी एक इच्छा है, एक राजधर्म होता है, एक राष्ट्र धर्म भी होता है। तो संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान बनाया तो उनकी मंशा ये नहीं थी कि भारत में इस तरह राज सरकारें करने लगे कि वो उनको पूरी मशीनरी दी गई है तो वो दंगा ना रोक पाएँ, उसके बाद वो इस तरह की राजनीति चले कि वहाँ पे जो है वो मोबाइल में जो है बुलडोज़र के जो है चित्र दिखाए जा रहे हैं, चल रहे हैं, लोग उसमें मज़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कितना लंबा जा पाएंगे भाई? हमारे बगल में तो पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, उसने तो चीन के लिए पूरा रास्ता खोल रखा है, उसकी समृद्धि का सारा रास्ता नहीं किया हमने। तो पाकिस्तान का विभाजन भी किया तो उसमें भूमिका भी निभाई थी हमने। भाई इंदिरा गांधी की भूमिका थी कि नहीं? तो बांग्लादेश बना। तो पाकिस्तान तो उस चीज़ को हमेशा लेके बैठेगा ना।
तो भारत को तोड़ने के लिए, भारत की शक्ति को कम करने के लिए तो अब तो दोहरे खतरे आ गए, जिससे कि हमारा 2 बार युद्ध हो चुका है, पाकिस्तान से भी हो चुका है, चीन से भी हो चुका है, और वो आपस में उनकी एकता भी स्थापित है। तो क्या हम इस बात से अनअवेयर हैं? हम इस बात को महसूस नहीं करते? हमें अपने देश पे पूंजी निवेश करना है। यहाँ के लोग लगातार दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं बाहर? कहीं ना कहीं हमारा फेल्योर है। हम अगर देखें राज्यों में जो स्थिति चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं है, और तेज़ी के साथ बुलडोज़र का जो एक्सपेंशन हुआ है वो सही नहीं है। इसको रोकना होगा, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि जब संविधान ने एक जिम्मेदारी केंद्र को दी है तो फिर केंद्र सरकार को सख्ती के साथ निर्देश जारी करना चाहिए ना। उनकी पार्टियां हैं तो उनको निर्देश जारी करें कि खबरदार जो है इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर होनी नहीं चाहिए। भारत के किसी भी राज्य के अंदर जो है दंगे की स्थिति को सीमित कर दिया है पूरी तरीके से, क्योंकि हमें अगर अपने अस्तित्व को बचाना है, हमें अगर संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, तो ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा चल रही है जिसमें हम सामाजिक तौर पर कमज़ोर होकर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। भारत के पास पूरी क्षमता है पूरे विश्व का नेतृत्व करने की, हम जो बात कर रहे हैं तो इस तरह की राज्य से थोड़ी कर सकते हैं कि हम जो लगातार किसी के मकान गिरा। राज्य का ये काम नहीं मकान गिराने का। राज्य सरकार के पास पूरी एक जिम्मेदारी शक्ति है, तो कहीं भी मकान बन रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए ना कि कोई भी सरकारी ज़मीन पर या कहीं पर भी नुज़ुल की ज़मीन पर या किसी भी ज़मीन पर अनधिकृत रूप से कहीं कोई कंस्ट्रक्शन ना हो पाए। ये जिम्मेदारी किसकी है? तो प्रशासन की है ना ये। और फिर जब कुछ दंगा हो जाता है, वहाँ कुछ लोग पकड़ लिए जाते हैं, तो उनकी ज़मीनों को चिन्हित किया जाए कि भाई यहाँ पर ये अवैध निर्माण हुआ है, उसको ढा दिया जा रहा है। तो अवैध निर्माण कैसे हो गया? किसने वहाँ पर कर लिया? आपके पास तो पूरी प्रशासनिक मशीनरी जिला स्तर पे भी है, खंडीय स्तर पे भी है, SDM भी तो हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकारें अपने दायित्व से जब पीछे हटेंगी तो फिर अलग अलग राज्य सरकारों का अगर ऐसा ही चरित्र हो जाएगा तो फिर तो पूरा अंग जब हमारा वीक हो जाएगा तो हमारे केंद्र की जो सरकार है वो भी तो कमज़ोर हो जाएगी। और जैसे ही केंद्र सरकार कमज़ोर होगी तो बाहर से फिर इस तरह से जो नज़रें गड़ाए बैठे हुए हैं भारत के ऊपर, तो भारत को फिर डिस्टेबलाइज करने के लिए शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इसके लिए राज़ी हैं? तो अतीत में इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास का अध्ययन करना चाहिए ताकि सरकारों पर नियंत्रण लगाया जाए। अगर हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर वो हमें विभाजित करने के लिए कोई राजनीति कर रहे हैं तो हम उस पर रोक लगा दें, हम आपस में एकता बनाए रखें, और जो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर सांप्रदायिकता का पहलू है उनको भी कंट्रोल किया जाए, उनको रोका जाए कि क्या तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि बगल में जो है वो चीन बैठा हुआ है, पाकिस्तान बैठा हुआ, दोनों पर परमाणु बम है। अगर हम अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे तो हमलावर हो सकते हैं। इस बात को सोचना पड़ेगा ना। तो अगर हमने ये नहीं सोचा तो हमारा भविष्य पे सुरक्षित नहीं होगा। तो संविधान ने जो दायित्व दिया है तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि गंभीरता से उस पर विचार किया जाए, राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए। किसी भी कीमत पर ऐसी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा समाज जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए, अशांति हो जाए। जब शांति स्थापित करेंगे तो बाहर से निवेश आएगा, तो यहाँ प्रगति होगी, और जब प्रगति होगी तो संपन्नता आएगी, फिर उससे केंद्र सरकार को राजस्व मिलेगा, राज्य सरकारों को भी राजस्व मिलेगा, उससे देश के अंदर एक शक्ति का सृजन होगा। जब सामर्थ्य होगा हमारे अंदर, धीरे धीरे हम 80 करोड़ लोगों को जो भोजन दे रहे हैं उसकी संख्या कम होती चली जाएगी, समृद्धि आती चली जाएगी, जनसंख्या भी कम हो जाएगी। क्योंकि समृद्धि जब होती है तो अपने आप क्या हो जाता है, जनसंख्या कम हो जाती है, लोगों के पास सुविधाएँ आ जाती हैं, तो लोग इतने बच्चों का भार नहीं उठाते हैं, तो सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा ना जब केंद्र सरकार राज्यों को कड़ा निर्देश जारी करे, टाइट उनको करे। भाई पावर दिया है संविधान ने पूरा, केंद्र सरकार को बहुत शक्ति दी हुई है, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि शक्ति के साथ अपने अंगों को, यानी जो संघीय व्यवस्था है जिसमें कि जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं राज्यों के रूप में, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार की है, तो उनको नियंत्रित करने का काम भी तो केंद्र के पास है। शक्ति है कि नहीं है? राज्यपालों की अपनी भूमिका है। तो एक निर्देश जब जारी होगा तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी क्या होंगी, कंट्रोल होंगी। तो ऐसे में भारत की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल करना होगा। जब तक हम समाज में शांति स्थापित नहीं करेंगे तब तक पूंजी निवेश नहीं होगा, और जब तक पूंजी निवेश नहीं होगा, शांति नहीं होगी, भारत में समृद्धि नहीं जनरेट होगी, और जब समृद्धि नहीं होगी तो हम फिर आगे जाके ख़तरे में पड़ जाएंगे। हमें दूसरे देशों के साथ फिर अपने संबंध बनाने पड़ेंगे। हम अमेरिका के पाले में चले जा रहे हैं, इजराइल का मुँह ताक रहे हैं। जो हम दूसरों की परिधि में चले जाएंगे तो वो कब तक हमारा साथ देंगे, ये हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है भारत के नागरिक बहुत सचेत रहें, केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाएं, नेताओं पर भी दबाव बनाएं। समाज को तोड़ने का कोई भी काम कर रहा है तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कठोर आलोचना की जाए, और समाज को एक बनाने के लिए आपस में एकता को स्थापित किया जाए। इसके जागरूकता और प्रेम की बहुत आवश्यकता है।